हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही क्लास के अंत में कुछ वन लाइनर भी रहेंगे, ठीक है, किसी और टॉपिक से संबंधित। इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? तो जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा था। आगे बढ़ेंगे। अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? तो उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल नामक पंक्ति में कवि बिहारी का बिहारी लाल का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को क्या माना है? तो रसवादी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी लाल को क्या माना है? तो ध्वनिवादी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसवादी माना है। तो श्री राधाचरण गोस्वामी बिहारी को क्या कहते हैं? तो पीयूषवर्षी मेघ। डॉक्टर श्री राधाचरण गोस्वामी बिहारी लाल को क्या कहते हैं? पीयूषवर्षी मेघ, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो अलंकार प्रियता ना अभिरुचि प्रकट की है, ठीक है। इस पंक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो अलंकार प्रियता। केशवदास को रीतिकाव्य का प्रवर्तक किसने माना है? केशवदास को रीतिकाव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, ठीक है। केशवदास को रीतिकाव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को क्या माना है? तो कोट का कवि कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह केशवदास को कोट का कवि कहते हैं। वहीं केशवदास का उपनाम क्या रहता है? तो वेदांती मिश्र। केशवदास का उपनाम रहा वेदांती मिश्र। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। केशवदास को रीतिकाव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। अलंकारवादी माना है, केशवदास को अलंकारवादी माना है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। केशवदास को कोट का कवि कहा है किसने? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। इसके अलावा केशवदास को उपनाम क्या था? तो वेदांती मिश्र। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ऐसा किसने माना है? यह कथन किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? इनमें से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? तो रसराज लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, इसके अलावा साहित्यसार। इसमें जो रस रहस्य है, ठीक है, इसमें जो रस रहस्य नामक रचना मतीराम द्वारा नहीं रचित है, ठीक है। रस रहस्य किनकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। बाकी आपका ये हो गया रसराज लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो मतीराम की है। कुलपति मिश्र की कुछ अन्य रचनाएं देखिए। संग्राम सार, कुलपति मिश्र की कुछ अन्य रचनाएं, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिक, द्रोण पर्व। संग्राम सार युक्ति तरंगिणी, नखशिक, द्रोण पर्व, ये किनकी रचनाएं हैं? तो कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। इसके अलावा इनका कौन सी रचना नहीं था इस विकल्प में? तो रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना रही, न कि मतीराम की, ठीक है। रस रहस्य मतीराम द्वारा नहीं रचा गया, बल्कि कुलपति मिश्र की रचना थी। आगे, निम्न में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन किया गया है? तो कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ में काव्यांगों का विवेचन किया गया है। कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ में यह ग्रंथ किनका है? तो यह ग्रंथ है
चिंतामणि जी का। ठीक है, यह ग्रंथ किनका है? तो चिंतामणि त्रिपाठी का। कविकुल कल्पतरु किनका ग्रंथ है? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी का, चिंतामणि त्रिपाठी जी का। रसविलास किनका ग्रंथ है? रसविलास किनका ग्रंथ है? तो देव का। रसविलास किनका ग्रंथ है? देव का। इनका मूल नाम क्या रहा? तो देवदत्त। ललित ललाम किनकी रचना है? मतीराम। ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। ठीक है, ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। वहीं शिवराज भूषण किनकी रचना है? भूषण। शिवराज भूषण किनकी रचना है? तो भूषण की रचना है। शिवराज भूषण भूषण की रचना है। कवि कुल कल्पतरु किनका हो गया? चिंतामणि त्रिपाठी। अगला देखिए, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? जन्म काल के अनुसार हमें इनका क्रम बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं इनका जन्म वर्ष क्या रहा। ठीक है, देव का जन्म वर्ष रहता है, देव का जन्म वर्ष रहा 1673 ईस्वी। देव का जन्म वर्ष क्या रहा? 1600। देव का जन्म वर्ष रहा 1673 ईस्वी। चिंतामणि का जन्म वर्ष रहता है 1609 ईस्वी। चिंतामणि का रहा 1609 ईस्वी। केशव का क्या रहा? तो 1555 ईस्वी। केशव का रहा आपका 1555 ईस्वी, 1555 ईस्वी। वहीं पद्माकर का क्या रहता है? तो 1753 ईस्वी, 1753 ईस्वी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? केशव। केशव आ जाएंगे सबसे पहले 1555 ईस्वी। केशव सबसे पहले आ जाएंगे 1555 ईस्वी। उसके बाद कौन आ जाएंगे? तो चिंतामणि 1609 ईस्वी। चिंतामणि 1609 ईस्वी। चिंतामणि 1609 ईस्वी। उसके बाद कौन आ जाएंगे? देव 1673 ईस्वी। देव 1673 ईस्वी। ठीक है, देव 1673 ईस्वी। अंत में कौन आ जाएंगे? पद्माकर 1753 ईस्वी। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ये इसका सही क्रम है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा गया है? तो बिहारी के विषय में। ठीक है, शुक्ल जी ने यह कथन किसके विषय में कहा है? तो बिहारी लाल के विषय में कहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमें सुमेलित करना है गंगा लहरी। गंगा लहरी किनकी रचना है? गंगा लहरी किनकी रचना है? तो पद्माकर। गंगा लहरी किनकी रचना है? पद्माकर। गंगा लहरी पद्माकर। ठीक है, इशकनामा किनकी रचना है? तो बोधा। इशकनामा किनकी रचना है? बोधा। इशकनामा बोधा। विरहा लीला। विरहा लीला किनकी रचना है? तो घनानंद। विरहा लीला किनकी रचना है? घनानंद। ठीक है, घनानंद। शिवा बावनी किनकी रचना है? तो भूषण। शिवा बावनी किनकी रचना है? भूषण। ठीक है, गंगा लहरी किनकी रचना हो गई? पद्माकर। इशकनामा हो गया आपका बोधा। विरहा लीला हो गया घनानंद। शिवा बावनी भूषण। आगे बढ़ेंगे। अगला भी हमें सुमेलित करना है कवि कुल कल्पतरु। अभी थोड़ी देर पहले इससे संबंधित प्रश्न आया था, चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। मतीराम की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। भाव विलास किनकी रचना है? तो देव। भाव विलास किनकी रचना है? देव। ठीक है, देव। काव्य निर्णय किनकी रचना है? तो भिखारी दास। काव्य निर्णय हो गया आपका भिखारी दास। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी। ललित ललाम हो गया मतीराम। भाव विलास हो गया आपका देव। काव्य निर्णय हो गया भिखारी दास। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित काव्य कृतियों का सही कालानुक्रम बताना है, तो इससे पहले हमें इनका क्या देखना पड़ेगा? वर्ष देखना पड़ेगा, रचना काल देखना पड़ेगा। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का काल क्या रहा? रसिक प्रिया का काल क्या रहा? तो 1591 ईस्वी। रसिक प्रिया का काल क्या रहता है? 1591 ईस्वी। 1591 ईस्वी। ठीक है, इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो केशव दास। इसके रचयिता कौन रहे? केशव। इसके रचयिता कौन रहे? तो केशव। इसके रचयिता रहे केशव। ठीक है, केशव दास। कवि कुल कल्पतरु का रचना वर्ष क्या रहा? तो 1650 ईस्वी। 1650 ईस्वी। 1650 ईस्वी। रचयिता कौन रहते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी जी। रचयिता कौन रहे? चिंतामणि त्रिपाठी जी। काव्य निर्णय। काव्य निर्णय का आपका काल क्या रहा? तो 1746 ईस्वी। 1746 ईस्वी। 1746 ईस्वी। इसके रचयिता कौन रहे? काव्य निर्णय की रचयिता तो भिखारी दास। काव्य निर्णय की रचयिता कौन रहते हैं? तो भिखारी दास। भिखारी दास। ठीक है, रस रहस्य। रस रहस्य का काल क्या रहा आपका? 1600
1670 ईस्वी, 1670 ईस्वी। और इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो कुलपति मिश्र। इसके रचयिता रहे आपके कुलपति मिश्र। ठीक है, इसके रचयिता कौन रहे? कुलपति मिश्र। अब देख लेते हैं इनका क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। ठीक है, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी का पहले ही रहेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी, कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका रस रहस्य 1670 ईस्वी, रस रहस्य 1670 ईस्वी। और अंत में आ जाएगा आपका काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम रहा, ये इसका सही क्रम रहा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? तो नागरीदास ने। नागरीदास ने रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना नहीं की। नागरीदास रीतिकालीन मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता रहे। नागरीदास रीतिकालीन मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचनाकार रहे। नागरीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मनोरथ मंजरी, फाग बिहार, रसिक रत्नावली। मनोरथ मंजरी, फाग बिहार, रसिक रत्नावली। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा गया है? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह कथन घनानंद के विषय में कहा गया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल का यह कथन घनानंद के विषय में कहा गया है। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के रचनाकार रहे। रस पीयूष निधि के रचयिता कौन रहे? रस पीयूष निधि के रचयिता कौन रहते हैं? तो आचार्य सोमनाथ। रस पीयूष निधि के रचयिता रहे आचार्य सोमनाथ। आचार्य सोमनाथ की कुछ अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार विलास पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। श्रृंगार विलास पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद, ये आचार्य सोमनाथ की कुछ प्रमुख रचनाएं रही। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रबंध काव्य को वनस्थली, ठीक है, और मुक्तक को क्या कहा? गुलदस्ता। किसने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ेंगे। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी कहा। आगे है जग की कविताई के धोखे रहे हयान प्रबिननी की मति जात जकी। किसकी पंक्तियां हैं? जग की कविताई के धोखे रहे हयान प्रबिननी की मति जात जकी। किसकी पंक्तियां हैं? तो यह घनानंद की पंक्तियां हैं। घनानंद की पंक्तियां हैं ये। काव्य रसायन के रचयिता कौन रहे? काव्य रसायन के रचयिता रहते हैं देवदत्त। ठीक है, देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं भाव विलास अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। भाव विलास अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये देव की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सी रचना सेनापति की है? सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर, सेनापति की है। ठीक है, कवित रत्नाकर किनकी रचना है? तो सेनापति की रचना है। सेनापति के मुख्यतः दो ग्रंथ रहे। ठीक है, दो रचनाएं इनकी रही जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, सेनापति की दो रचनाएं कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम पर ही प्रश्न आते हैं। कवित रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन किया गया है। कवित रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन किया गया है। काव्य कल्पद्रुम को रीति ग्रंथ माना जाता है। आगे घनानंद की काव्य भाषा क्या रही? तो ब्रजभाषा। घनानंद की काव्य भाषा क्या रही? घनानंद की काव्य भाषा क्या रही? तो ब्रज भाषा। बरवे नायिका भेद किन की रचना है? बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है।
बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम वृत्ति निरूपक ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम वृत्ति निरूपक ग्रंथ है। किनका ग्रंथ है? तो रहीम का ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर किया गया है। बरवे नायिका भेद की रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर किया गया है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीमदास ने खेट कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। कहीं कहीं पर ये क्या होता है ना, जैसे खेट कौतुकम जातक करके कुछ मतलब लिखा रहता है। इसके रहीमदास की कुछ अन्य रचनाएं हैं। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। रहीमदास की कुछ अन्य रचनाएं हैं। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और बरवे नायिका भेद, जैसा कि बरवे नायिका भेद से प्रश्न देखा ही आपने। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? तो देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहों सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य की भूमिका किसे कहते हैं? रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे कहते हैं? प्रश्न ये है। ठीक है, रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। जिसकी आत्मा अलंकार है, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रख कर की गई हो। विकल्प क सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि की नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। तो कवि प्रिया रचना जो है ये चिंतामणि द्वारा रचित नहीं है, यह केशवदास की रचना है। रीतिकालीन कवि केशवदास की रचना है कवि प्रिया, जबकि काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश ये सभी रचनाएं चिंतामणि की है। निम्नलिखित कवियों में ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो केशवदास। अगला सुमेलित करना है। कविकुल कल्पतरु किनकी रचना है? कविकुल कल्पतरु किनकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम हो गया आपका मतीराम। ठीक है, इससे संबंधित शायद पहले भी प्रश्न आया है। ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। कोई बात नहीं, एक ही प्रश्न को आप जितनी बार देखेंगे तो उतने अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। शिवा बावनी किनकी रचना है? तो भूषण की रचना है। और काव्य निर्णय हो गया आपका भिखारीदास। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प निम्न में से गलत है? तो कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है, यहाँ पे आकार की मात्रा नहीं होगी। रस सारांश किनकी रचना है? भिखारीदास, सही है। श्रृंगार निर्णय आलम की रचना नहीं है। ठीक है, श्रृंगार निर्णय अच्छा श्रृंगार सागर होगा यहाँ पे, श्रृंगार सागर। ठीक है, श्रृंगार सागर जो है ये आलम की रचना नहीं है। श्रृंगार सागर किनकी रचना है? तो मोहनलाल मिश्र की रचना है। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। तो यहाँ पे जो विकल्प गलत है पूछा है वो कौन सा था? तो ग था, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि श्रृंगार सागर किनकी रचना है? मोहनलाल मिश्र की रचना है। एक और विकल्प देखिए, रस रहस्य किनकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की रचना है, ये भी सही है। यहाँ पे पूछा है कि कौन रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो
चिंतामणि, भूषण, मतीराम, ये तीनों ही आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि, मतीराम, भूषण। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भाई मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भाई कौन माने जाते हैं? भूषण और मतीराम। आगे, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रीतिकाल के संबंध में यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के संदर्भ में कहा है। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। सूत की माला किनकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। विसर्जन किनकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की रचना है। विसर्जन उदय शंकर भट्ट की रचना है। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान है। प्रगतिवाद के जन्म में निम्न में से कौन सा तत्व, जैसे पूछा है, सहायक है? तो छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ठीक है। प्रगतिवाद के जन्म में किन तत्वों का योगदान है? तो पहला हो गया आपका छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, ये तीनों ही तत्व विद्यमान रहे प्रगतिवाद के जन्म में। हरिजन गाथा एवं भूमिजा किनकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। व्यंग्य प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य किसकी विशेषता है? तो प्रगतिवाद की विशेषता रही, ठीक है। व्यंग्य प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य, ये प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवादी कवि है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन, ये सभी क्या रहे? प्रगतिवादी कवि रहे। अगला प्रश्न है, गुलमेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, ये किनकी रचनाएं हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। गुलमेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, ये किनकी रचनाएं हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया है। लघु मानव की अवधारणा का संबंध किससे है? नई कविता से है। लघु मानव की अवधारणा का संबंध किससे है? तो नई कविता से है। कविता के नए प्रतिमान, इस वाले प्रश्न को देखिए, इसमें काफ़ी डाउट हो सकता है अगर हम अच्छे से ना देखें तो। कविता के नए प्रतिमान, यहाँ देखिए नई कविता के प्रतिमान, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, यहाँ है नई कविता के प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता रहते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। वहीं नई कविता के प्रतिमान के रचयिता कौन रहे? लक्ष्मीकांत वर्मा। अच्छे से पढ़िएगा इसे, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी से। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किनका है? राजेंद्र यादव का। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, राजेंद्र यादव का कथन है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचयिता रहे राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचयिता रहे राजेश जोशी। अगला प्रश्न है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचयिता रहे शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचयिता रहे शंभुनाथ सिंह। संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचयिता कौन रहते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह। मछली घर है किनकी रचना है? विजय देव नारायण शाही। मछली घर है, रचना किनकी है? मछली घर रचना किनकी है? तो विजय देव नारायण शाही की। साये में धूप किनकी रचना है? दुष्यंत कुमार की रचना है। शब्दों की शताब्दी के रचयिता कौन रहे? श्री राम वर्मा। शब्दों की शताब्दी के रचयिता रहे श्री राम वर्मा। मुक्ति प्रसंग के रचयिता रहते हैं राजकमल चौधरी। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।